जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो सभी हमारे विषय बहनें, हमारे विद्वान साथी, हमारे प्रिय लोग अपने भाई के साथ जुड़ जाएं फटाफट। मित्रों, आज हम हिंदी का वो बिंदु लेकर आए हैं। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो सभी लोग ये सोचते हैं, बहुत से सारे हमारे विद्यार्थी होते हैं हिंदी व्याकरण का बिंदु तो पढ़ते हैं, पर वो बिंदु आज ये होगा कि जैसे ही आप पाठ्य सामग्री खोलते हो, उस पाठ्य सामग्री का पहला बिंदु होता है वर्ण विचार के ठीक आगे का होता है हिंदी भाषा का विकास एवं अन्य भारतीय भाषाओं के आज हम बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, याद रखना, हम पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, पर वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे हिंदी भाषा हमारी 3000 भाषाओं में से एक है, यानी इसका उद्गम किस अपभ्रंश से हुआ, हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ, हिंदी की लिपि क्या है। हम कह सकते हैं भारत में भारूपी परिवार की सबसे बड़ी भाषा होती है हमारी हिंदी। किस नंबर पे आती है, दूसरे नंबर पे कौन सी बोली बोली जाती है अपने यहाँ, किस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है, कौन सी बोली का डायरेक्शन यानी दिशा कौन सा होता है। मित्रों, आज हम उसी के बारे में संपूर्ण एनालिसिस करेंगे, बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे। मित्रों, लिपि के बारे में, देवनागरी के बारे में, भारत में 4 भाषा परिवार होती वो भी पढ़ेंगे। पर आइए जरा हम देखते हैं, बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे। मित्रों, वीडियो लंबा होगा, जाहिर सी बात है, आज हम एक ही वीडियो में संपूर्ण एनालिसिस बताने वाले हैं। आप देखिएगा, मजा आएगा मित्रों। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या, हिंदी भाषा का विकास एवं अन्य भारतीय भाषाएं, एवं क्या मित्रों, अन्य भारतीय भाषाएं। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मित्रों, हिंदी भाषा का विकास एवं अन्य भारतीय भाषाएं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे मित्रों कि हमारी जो हिंदी भाषा है लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। यदि प्रश्न आए तो ये देना है, हिंदी लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। याद रखना, हिंदी जो है 3000 भाषाओं में से एक है मित्रों। जी हाँ, हम ये कहें हिंदी नहीं, समस्त भारतीय भाषाओं की जो जननी होती है वो किसे कहा जाता है, मूल भाषा यानी संस्कृत। मित्रों, समस्त भारतीय भाषाओं की जननी जो होती है वो कौन होती है मित्रों, संस्कृत होती है। क्या सभी भारतीय भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है। जी हाँ मित्रों, याद रखना, यदि हम बात करें कि हिंदी भाषा की लिपि कैसी है, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है मित्रों, वो लिपि कौन सी है, देवनागरी। एक चीज हम बता देना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्रिय बहनों, याद रखना, हमारी हिंदी भाषा की ही लिपि देवनागरी नहीं है। बहुत सारी हमारी भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी। अभी हम एनालिसिस करेंगे, पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी पहले आप कुछ पॉइंट तो नोट कर लो। हम कहें मित्रों क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ भी ये चीज आप देख लिए। हम यदि बात करें भारत में कुल कितने भाषा परिवार हैं मित्रों, भाषा परिवार हैं, तो आप जवाब दोगे क्या, 4 भाषा परिवार हैं। वो कौन कौन से, वो भी सामने आएंगे अभी परत। हम कहें मित्रों, हम पॉइंट करके लिख रहे हैं मित्रों, गलत मत करिएगा। हिंदी जो है क्या मित्रों, हिंदी भाषा भारोपी परिवार की सबसे बड़ी भाषा है मित्रों। भारोपीय परिवार की सबसे बड़ी भाषा है, सबसे बड़ी भाषा हिंदी भाषा भारोपी परिवार की सबसे बड़ी भाषा है मित्रों। गलत नहीं होना चाहिए प्रश्न आए। जी हाँ, यदि हम बात करें मित्रों कि भारतीय
आर्य भाषा को, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं दोस्तों, भारतीय आर्य भाषा को कुल कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? कुल कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो जवाब होना चाहिए मित्रों, कितने कालखंडों में? 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो जी हाँ, यदि हम बात करें क्या रूप एवं आकृति के आधार पर, क्या मित्रों, रूप एवं आकृति के आधार पर, रूप एवं आकृति के आधार पर हिंदी भाषा कैसी है? हिंदी भाषा कैसी है? तो हम बताएंगे मित्रों क्या वियोगात्मक एवं विश्लिष्ट है। वियोगात्मक एवं क्या मित्रों? विश्लिष्ट है। अब हमारे मित्र पढ़े होंगे, बहुत सारी पाठ्य सामग्री का संग्रह कर लेते हैं पर चीजें समझ में नहीं आती। मित्रों, वियोगात्मक एवं विश्लिष्ट का मतलब ये होता है कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसका लिखित साक्ष्य प्रमाण, या हम कह सकते हैं सब कुछ प्रारूप लिखित मिलेगा। ये बताती है कि भैया हम हिंदी भाषा है, इसका जन्म कहाँ से हुआ, उद्गम कहाँ से हुआ, सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया, ये भी बताती है। हम किस आर्टिकल में आते हैं मित्रों, ये भी बताती है कि हिंदी व्याकरण को सबसे पहले एक विधा के रूप में किसने व्यक्त किया। सब कुछ इसका साक्ष्य चीज मिलता है कि कहाँ से निकली, किस अभ्रंश से निकली, कहाँ से कैसे कैसे इसका विकास होता है। इसीलिए कहा जाता है वियोगात्मक एवं विश्लिष्ट कहा जाता है मित्रों। याद रखना, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, ताकि हम आपसी वार्तालाप आगे कर सकें। जी हाँ दोस्तों, आइए जरा देखते हैं हम फटाफट आगे। तो जरा देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मित्रों, भारत में कुल कितने भाषा परिवार हैं? 4 भाषा परिवार हैं। अब थोड़ा स्पीड बढ़ा दो मित्रों। तो जरा देखो, भारत में कितने भाषा परिवार हैं? 4 भाषा परिवार हैं। जी हाँ, पॉइंट करके लिखते चलो फटाफट। क्या भारत में कुल 4 भाषा परिवार हैं? 4 भाषा परिवार हैं मित्रों। सबसे पहला जो भाषा परिवार आता है मित्रों, भारोपीय। याद रखना, हिंदी जो है भारोपी परिवार की सबसे बड़ी भाषा है। लगभग 73% लोग इसको प्रयोग करते हैं। दूसरे नंबर पर जो आता है मित्रों हमारा, क्या आता है? द्रविड़ आता है। क्या आता है? द्रविड़ भाषा आती है, और इसको लगभग याद रखना 25% लोग यूज करते हैं भारत में। और तीसरा जो होता है हमारा आस्ट्रिक होता है मित्रों। क्या आस्ट्रिक होता है? याद रखना, इसको 1.3% लोग यूज करते हैं। जी हाँ, चौथे नंबर पर ऐसे आता है चीनी तिब्बती। क्या मित्रों? चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती। और याद करना, भारत में बहुत ही कम लोग इसको यूज करते हैं। आपके एग्जाम में आ जाए भारत में कुल कितने भाषा परिवार हैं, तो 4। और सबसे बड़ी भाषा कौन सी होगी उनमें से? भारोपी। और 4 भाषा परिवारों में से सबसे छोटी भाषा कौन सी होगी? चीनी तिब्बती। इसका मतलब ये हुआ, ज्यादा मात्रा में ये लोग यूज करते हैं और बहुत ही कम मात्रा में भारत में चीनी तिब्बती का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ चुकी होगी मित्रों। तो हम एक बार कहेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि हम आपसी वार्तालाप आगे करें। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जरा देखो, अब फटाफट हम बात करेंगे कि हिंदी में, या देखो, भारतीय आर्य भाषा को, क्या मित्रों, भारतीय आर्य भाषा को 3 कालखंडों में, 3 कालखंडों में बांटा गया है मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। क्या बांटा गया है? क्या भारतीय आर्य भाषा को 3 कालखंडों में बांटा गया है? जी हाँ,
और उसी पे होता है जो पहला होता है, बहुत आराम आराम से देखिएगा मित्रों। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, क्या मित्रों? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा होता है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा होती है। और जो दूसरे नंबर पर होती है मित्रों, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा होती है, भारतीय आर्य भाषा होती है। जो तीसरे नंबर पर होती है मित्रों, याद रखना, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा होती है। जी हाँ, बहुत एनालिसिस करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे विद्वान साथियों। तो याद रखना, अब हम पढ़े रहे हैं इसमें क्या, भारतीय आर्य भाषा को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा क्या है, आधुनिक। मित्रों हम इसका जो है कार्यकाल देख लेते हैं, या इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा थी। जी हाँ, बहुत जरूरी है मित्रों। हम बात करेंगे सबसे पहले जो ये हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी मेरे विद्वान साथियों, इसका जो कार्यकाल था 1500 ईसा पूर्व से लेकर, मित्रों गलत नहीं करना है, 500 ईसा पूर्व। ये हमारे याद रखना, एग्जाम में समय तो नहीं पूछे जाते, पर यदि पूछ लिए जाए तो गलत हो जाएंगे। याद रखना मित्रों, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को जो कार्यकाल था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व हुआ करता था। पर याद रखो, इसमें जो कौन कौन सी हमारी भाषा आती थी, तो गलत नहीं करना है। इसमें आता था मित्रों क्या, वैदिक संस्कृत आती थी, क्या वैदिक संस्कृत आती थी, और एक थी लौकिक संस्कृत थी। जी हाँ, क्या थी, लौकिक संस्कृत थी। जी हाँ, एक वैदिक संस्कृत, एक क्या थी मित्रों, लौकिक संस्कृत थी। जी हाँ, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। याद रखना मित्रों, हम कह सकते हैं संस्कृत के आरंभ में 2 भाषाएं निकल कर आती हैं, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। मित्रों एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। याद रखना मित्रों, जो वैदिक संस्कृत होती है, क्या जो वैदिक संस्कृत होती है, याद रखना ये राज दरबार की भाषा थी, जन सामान्य की भाषा नहीं थी मित्रों। ये आगे विकास नहीं कर पाई, इसका विराम हो जाता था। पर याद रखना, हम कह सकते हैं हिंदी भाषा का जो विकास हुआ, या हम कह सकते हैं लौकिक संस्कृत के बाद परत दर परत परिवर्तन हुआ। आप जानते होंगे जो लौकिक संस्कृत थी ये जनसामान्य भाषा थी, इसको लोग समझते थे। इसी के बाद पाल के बाद प्राकृत अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद क्या होता है, सौसेनी अपभ्रंश, सौसेनी अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का विकास होता है। सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी मित्रों। याद रखना, ये वैदिक और लौकिक संस्कृत आते हैं। जी हाँ, मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा होती है, इसके अंतर्गत अब याद रखना जो इसका कार्यकाल होता है मित्रों, अब इसका जो कार्यकाल होता है आपका 500 ईसा पूर्व से मित्रों 1000 ईस्वी। जी हाँ, जरा देखिएगा, क्या 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी होता है। हम बात करेंगे मित्रों इसमें, इस कार्यकाल के दौरान, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कार्यकाल ये रहा। इस कार्यकाल के दौरान कौन कौन सी भाषा आती है मित्रों, या किस भाषा का विकास होता है, वो आपको मालूम पड़ रहा है। इसमें आती है मित्रों, याद रखना, क्या पाली, प्राकृत, और क्या होता है मित्रों, अपभ्रंश होता है। क्या होता है मित्रों, अपभ्रंश आता है। यानी इस कार्यकाल के अंतर्गत और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश का क्या होता है मित्रों, विकास होता है। हम बात करें जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा होती है, इसका जो कार्यकाल होता है मित्रों, वो क्या होता है, तो याद करना मेरे प्यारे साथियों, इसका जो कार्यकाल होता है 1000 ईस्वी से, याद रखना क्या होता है, अब तक होता है। क्या होता है, अब तक होता है। जी हाँ, और इसमें ही आता है, याद करना मेरे प्यारे साथियों, इसी में ही आता है हमारे हिंदी तर, क्या हिंदी तर हम कहते हैं, इसी में आता है बंगला, उड़िया, हम कह सकते हैं असमिया, क्या मित्रों, असमिया, हम कह सकते हैं मराठी, नेपाली,
सभी इसी में आते हैं। याद रखना, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का कार्यकाल 1000 ईसा पूर्व से अब तक रहा, जो अब चल रहे होंगे। तो इसमें हिंदी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी सब आ जाते हैं। याद रखना मित्रों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे आपसी वार्तालाप कर सकें। जी हाँ दोस्तों, आइए चलिए आगे देखते हैं हम सभी लोग। हम बात करेंगे मित्रों, सबसे पहले देखो, अब हम यदि बात करें एक एक करके जिस बिंदु पर आपसी वार्तालाप कर रहे हैं, सबसे पहले यदि हम आपको बताना चाहें मित्रों, तो याद रखना, यदि हिंदी के जन्म के बारे में बात करना चाहें या जहां से हिंदी की उत्पत्ति होती है, आज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जहां एग्जाम में ज्यादा जोर देकर प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखना, हम ये बात करें मित्रों आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में। क्या मित्रों, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में यदि हम जानना चाहें, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में, तो सबसे पहले जो हमारी आती है मित्रों, क्या प्राचीनतम, क्या प्राचीनतम जो हिंदी आती है, प्राचीन हिंदी आती है, फिर ऐसे आती है मध्यकालीन हिंदी आती है। याद रखना मित्रों, फिर क्या आता है हमारा, ऐसे आधुनिक हिंदी आती है। क्या मित्रों, आधुनिक हिंदी आती है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले अब याद रखना, जो प्राचीनतम हिंदी होती है, इसका समय जो था, याद रखना 1100 ईस्वी से, याद रखना मित्रों 1400 ईस्वी रहा। जी हाँ, पर जो मध्यकालीन हिंदी थी, याद रखना मित्रों 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी था। और ऐसे ही जो आधुनिक हिंदी थी मित्रों, 1850 से लेकर, याद रखना अब तक, क्या मित्रों, अब तक रहा। जी हाँ, अब हम बात करेंगे धीरे धीरे, आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। तो आइए दोस्तों जरा देखिए, तो हम बात करेंगे अब हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले याद रखना मित्रों, हम बताना चाहेंगे कि संस्कृत के आरंभ में 200, क्या संस्कृत के आरंभ में 2 भाषा जन्म लेती है मित्रों। क्या संस्कृत के आरंभ में 2 भाषा जन्म लेती हैं। एक क्या होता है मित्रों, वैदिक संस्कृत, क्या वैदिक संस्कृत, और एक क्या होता है लौकिक संस्कृत। क्या होता है मित्रों, लौकिक संस्कृत होता है। एक वैदिक संस्कृत, एक क्या होता है लौकिक संस्कृत। याद रखना मित्रों, वैदिक संस्कृत में हमारे, याद रखना क्या लिखे गए, अब आपको याद यही रखना है, वेद, पुराण, उपनिषद वगैरह लिखे गए थे। क्या मित्रों, वेद, पुराण, उपनिषद वगैरह लिखे गए थे। पर लौकिक संस्कृत के अंतर्गत हमारे, याद रखना रामायण, महाभारत, हम कह सकते हैं ग्रंथ, हम कह सकते हैं गीता वगैरह लिखे गए थे। तो हम डायरेक्टली समझते हैं, फटाफट आगे समझते हैं मित्रों। याद रखना, जो हमारी वैदिक संस्कृत थी, ये राज दरबार की भाषा थी। उस समय वेद, पुराण और उपनिषद को बहुत सारे हमारे, जो कह सकते हैं आदि मानव के रूप में ना कहकर, हम उनको आदर सम्मान सूचक शब्द देकर कहें, जो हमारे पूर्वज थे बहुत पुराने मित्रों, इस बिंदु को या इस शब्द का उच्चारण या इसको अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाते थे। ये राज दरबार के ही लोग इसको समझ पाते थे। तो इसलिए ये भाषा क्या हुई, अपने आप को विकास नहीं कर पाई, वही विराम दे दी। जैसे मान लीजिए, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए मार्केट में कोई न्यू मॉडल की कार आई, तो मान लीजिए कंपनी ने उसको लॉन्च कर दिया। कंपनी ने लॉन्च तो कर दिया, जैसे वो मार्केट में आई, जब बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई, तो क्या हो जाता है, वहां से क्या हो जाता है मित्रों, फिर उसका विकास नहीं हो पाता है। वो गाड़ी क्या हो जाती है, आगे कोई उसकी खरीदारी नहीं करता है, अर्थात हम कह सकते हैं वो कंपनी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो वही हाल है, ऐसी कोई मार्केट में गाड़ी लॉन्च हुई, ऐसी कार लॉन्च हुई जो लोगों को बेहद पसंद आई, और उसका मार्केट में क्या हुआ, सेल ज्यादातर हो गया। तो वही यहाँ समझने लायक है। आपको याद रखना, लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत, ग्रंथ, गीता जो ये था, जन सामान्य लोग इसको बहुत आराम से पढ़ ले जाते हैं।
तो इसीलिए इसका विकास होता चला गया। लौकिक संस्कृत के बाद क्या आती है मित्रों? पाली आती है। फिर याद रखना जो हमारी पाली होती है मित्रों, इसमें क्या होता है? पाली जो होती है इसमें मित्रों आप जानते होंगे बौद्ध के सारे उपदेश मिलेंगे। बौद्ध धर्म के सभी उपदेश मिलेंगे आपको। क्या? सभी उपदेश मिलते हैं। यानी हम कह सकते हैं पाली बौद्ध धर्म की भाषा थी। जी हाँ, पाली के बाद क्या आती है हमारी? आप जानते हो क्या? प्राकृत। क्या मित्रों? प्राकृत। और प्राकृत हम कह सकते हैं मित्रों जैन धर्म। क्या? इसमें जैन धर्म के सभी उपदेश मिलते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं प्राकृत जैन धर्म की भाषा थी। प्राकृत के बाद क्या आता है मित्रों? जरा देखो, लौकिक, पाली, प्राकृत, फिर आता है क्या हमारा? ऐसे आता है मित्रों अपभ्रंश आता है। क्या आता है? अपभ्रंश आता है। याद रखना मित्रों, अपभ्रंश के बाद क्या आता है? ऐसे सौरसेनी अपभ्रंश आता है। सौरसेनी अपभ्रंश आता है। सौरसेनी का दूसरा नाम क्या होता है मित्रों? औहट्ट होता है। क्या होता है? औहट्ट होता है। और याद रखना इसी सौरसेनी से ही हमारे हिंदी भाषा का विकास होता है। क्या होता है? हिंदी भाषा का विकास होता है मित्रों। जी हाँ, यदि आपसे कोई पूछ ले कि हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ, तो आप कहोगे सौरसेनी अपभ्रंश से। याद रखना कैसे आप बहुत सी पाठ्य सामग्री का संग्रह कर लेते हो, पढ़ते हो, पर भूल जाते हो। कहीं आपको सौरसेनी अपभ्रंश, कहीं अपभ्रंश, कहीं संक्षिप्त मिल जाता है हिंदी भाषा के विकास के बारे में, तो कैसे समझना? आइए मित्रों इधर समझ लेते हैं। याद रखना जैसे आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ, तो याद रखना यदि ऑप्शन में सबसे पहले यदि सौरसेनी हो तो हम किस विकल्प का चयन करेंगे? सौरसेनी अपभ्रंश। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा के विकास के सबसे करीब कौन सी भाषा है? सौरसेनी। यदि ऑप्शन में सौरसेनी ना हो तो हम किस विकल्प का चयन करेंगे? अपभ्रंश का। यदि याद रखना अपभ्रंश भी ना हो तब हम किस विकल्प का डायरेक्टली चयन करते हैं? संस्कृत का। यानी हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ? संस्कृत से। लेकिन मैंने कहा कि हिंदी भाषा का विकास यदि ऑप्शन में सौरसेनी हो सबसे पहले तो उस विकल्प का चयन करेंगे। यदि ये भी ना हो तो ये चयन करेंगे। यदि ये भी ना हो तब हम संस्कृत का चयन करेंगे। याद रखना यदि तीनों ऑप्शनों में से एक साथ आ जाते हैं, संस्कृत, अपभ्रंश और सौरसेनी, तो ऐसी दशा में हिंदी भाषा का विकास हम सौरसेनी अपभ्रंश मारेंगे, क्योंकि हिंदी भाषा का विकास किस परिवर्तनशील भाषा के करीब है? तो सौरसेनी। मित्रों याद रखना, पर यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हिंदी का उद्गम कहां से हुआ, तो हिंदी का उद्गम अब आपको बता देते हैं, पॉइंट करके लिखना। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। क्या? कि हिंदी का उद्गम मित्रों कभी मत भूलना, आ जाए एग्जाम में, तो हिंदी का उद्गम मित्रों अपभ्रंश से हुआ। क्या? अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ। जी हाँ, और अपभ्रंश से हुआ। हिंदी का उद्गम अपभ्रंश से हुआ, जबकि हिंदी भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। बात समझ में आ चुकी होगी मित्रों। हिंदी का उद्गम अपभ्रंश से हुआ, पर हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। दोनों में अंतर है, विकास और उद्गम में अंतर है। विकास कहे तो सौरसेनी अपभ्रंश, उद्गम कहे तो किसके मित्रों? अपभ्रंश से। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। हिंदी के जन्म के बारे में बात करेंगे, फिर हम आगे आपसी वार्तालाप करेंगे। तब तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मित्रों। जी हाँ, आइए जरा हम आगे बढ़ते हैं। सभी मित्र फटाफट देखते हैं और क्या है इसमें। मित्रों हम बात करें हिंदी भाषा का विकास। जी हाँ, सबसे पहले यदि हम हिंदी भाषा के विकास के बारे में कहें तो याद रखना हम पाली के बारे में देख सकते हैं, संत, प्राकृत के बारे में देख सकते हैं। पर एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा जोर देकर तो प्रश्न नहीं आते, पर हम उस बिंदु पर चल रहे हैं अब कि हमारी लिपि क्या होती है, लिपि से अपभ्रंश क्या हुई, अपभ्रंश कितने प्रकार के होते हैं मित्रों। तो आइए जरा फटाफट हम देख लेते हैं मित्रों। जी हाँ, तो आप एक बार करिएगा, एक चीज ये नोट करिएगा कि जो हमारी, एक बार नोट करिएगा, एक तरफ लिखिएगा ऐसे लिपि और एक तरफ लिखिएगा क्या मित्रों? भाषा। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु बता रहा हूं मित्रों, लिपि और क्या मित्रों? भाषा। याद रखना हम कह सकते हैं हमारी भाषा जो होती है, हम कह सकते हैं हमारी हिंदी, संस्कृत भी आती है मित्रों। याद रखना संस्कृत,
हम कह सकते हैं नेपाली, हम कह सकते हैं मित्रों मराठी, ऐसे ही हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, इनकी सभी की जो लिपि होती है मित्रों देवनागरी होती है। क्या होती है मेरे प्यारे साथियों? देवनागरी होती है। जी हाँ, हम बात करें यदि आगे की बात तो गलत मत करिएगा, स्टैंडर्ड बुक की मानक चीजों को मैं यहाँ रख रहा हूँ मित्रों। याद रखना, ऐसे क्या होता है उर्दू आ जाता है, उर्दू को आप में मिलेगा जो लिपि होती है, कहीं कहीं फारसी मिल जाता है, पर ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे साथियों। उर्दू की जो लिपि होती है, गलत मत करिएगा, ये अरबी होता है, और कहीं यदि आप फारसी पढ़ो तो गलत मत करना। फिर याद करिएगा हमारी जो अंग्रेजी होती है, क्या मित्रों, इंग्लिश जिसे कहा जाता है, जी हाँ अंग्रेजी, इसकी लिपि जो होती है रोमन होती है। जी हाँ, क्या होती है? रोमन होती है। फिर हम कह सकते हैं ऐसे ही, जरा याद रखिएगा, हम कह सकते हैं प्राचीन संस्कृत, संस्कृत की जो लिपि होती है मित्रों ब्राह्मी लिपि होती है। क्या होती है? ब्राह्मी लिपि होती है। ऐसे हम कह सकते हैं मित्रों, याद रखना, गुरुमुखी, गुरुमुखी जो भाषा होती है, एक मिनट मित्रों, तो जो हमारी क्या होती है पंजाबी, यहाँ देखो पंजाबी, पंजाबी की जो लिपि होती है क्या होती है? गुरुमुखी। मित्रों याद रखना, पंजाबी भाषा की जो लिपि होती है गुरुमुखी होती है। जी हाँ, तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं, यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाए मित्रों, ये है लिपियां, है तो और सारी, पर एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा जोर देकर वो पूछे नहीं जाते। याद रखना मित्रों, इसमें से ये जो लिपि है, इस भाषा की ये लिपि है, पर एक चीज याद रखना, प्रश्न यहां से बनता है, जो ये ब्राह्मी देख रहे हो मित्रों, याद रखना ये ब्राह्मी लिपि। यदि आपके एग्जाम में आ जाए कि सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी होती है, कहीं भी याद रखना, तो सबसे प्राचीनतम जो लिपि होती है वो कौन सी लिपि होती है? ब्राह्मी। मैं पुनः बातों का दोहरान कर रहा हूं मित्रों, गलत मत करिएगा। सबसे प्राचीनतम जो लिपि होती है ये कौन सी होती है? ब्राह्मी। यदि एग्जाम में आ जाए, ज्यादातर ऐसे आ जाए, ज्यादातर भारतीय भाषाएं किस लिपि से निकल कर आई मित्रों, तो आपको जवाब देना है क्या? ब्राह्मी लिपि। हम पुनः बातों का दोहरान कर रहे हैं, यदि पूछा जाए सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी होती है? ब्राह्मी। ज्यादातर भारतीय भाषाएं किस लिपि से निकल कर आती हैं, तब भी जवाब देना है क्या? ब्राह्मी लिपि होती है। बात समझ में आ चुकी होगी मित्रों। आइए अब हम बात करेंगे अपभ्रंश के बारे में, धीरे धीरे हम चलेंगे मित्रों, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि हम आगे बढ़ें। जी हाँ मित्रों, तो आइए जरा फटाफट देखिए। तो देखो फटाफट हम चल रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से, अब ज्यादा जोर देकर प्रश्न जहां से पूछे जाते हैं आगे बढ़ रहे हैं फटाफट। तो आइए जरा हम देखते हैं मित्रों, क्या अपभ्रंश के प्रकार के बारे में हम जानकारी लेना चाहें मित्रों। क्या अपभ्रंश के प्रकार यौन उनसे संबंधित बोली। मित्रों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है कि अपभ्रंश के प्रकार एवं उनसे संबंधित क्या बोली। तो आइए मित्रों, जो हमारा पहला जो अपभ्रंश का प्रकार होता है, याद रखना वो कौन सा होता है, हमारे सभी मित्र ध्यान से पढ़ें। तो पहला होता है क्या मित्रों, हमारा अपभ्रंश सौरसेनी अपभ्रंश। क्या होता है मित्रों? सौरसेनी अपभ्रंश होता है। जी हाँ, क्या होता है? सौरसेनी अपभ्रंश होता है। बात समझ में आ चुकी होगी। और जो दूसरा होता है मित्रों, याद रखिएगा, हमारा क्या होता है? अर्धमागधी अपभ्रंश होता है। क्या मित्रों? अर्धमागधी अपभ्रंश होता है। जी हाँ। और जो हमारा तीसरा होता है मित्रों, कभी गलत मत करना, ऐसे आता है क्या? मागधी अपभ्रंश। क्या मित्रों? मागधी अपभ्रंश आता है। जी हाँ। जो हमारा चौथा आता है, ऐसे याद करना,
ऐसे भी आते हैं। पर याद रखना ऐसे भी कोई आए, सौसेनी अपभ्रंश आए, अर्धमागधी अपभ्रंश आए, मागधी अपभ्रंश आए, ऐसे जो आता हमारा क्या खस अपभ्रंश आता है। क्या मित्रों? खस अपभ्रंश आता है। खस अपभ्रंश को याद रखना मित्रों, आ जाए तो गलत ना करना, ऐसे ही होते हमारे। जी हाँ, अब जरा देखो यहाँ तक की इतनी जानकारी मिली, तो सबसे पहले हम देखेंगे सौसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी या मागधी या खस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी हमारी हिंदी आती है मित्रों। तो सबसे पहले याद रखना, जो ये सौसेनी अपभ्रंश है इसके अंतर्गत मित्रों कभी गलत मत करना, हमारी आती है पश्चिमी हिंदी। क्या? पश्चिमी हिंदी। और क्या आती है? राजस्थानी हिंदी। क्या मित्रों? राजस्थानी हिंदी आती है। जी हाँ प्यारे साथियों, क्या आती है? राजस्थानी हिंदी। याद रखिएगा अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत फिर ऐसे आता है मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत। याद रखना जो हमारा मागधी अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश है, और अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत याद रखना मित्रों हमारी जो हिंदी आती है, कभी गलत मत करना, कौन सी हिंदी आती है? पूर्वी हिंदी आती है। जी हाँ, कौन सी हिंदी आती है? पूर्वी हिंदी आती है। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत जो हमारी हिंदी आती है मित्रों, याद रखना बिहारी हिंदी आती है। क्या आती है? बिहारी हिंदी आती है। फिर याद रखना ऐसे जो खस अपभ्रंश है इसके अंतर्गत कौन सी हिंदी आती है प्यारे दोस्तों? पहाड़ी हिंदी आती है। कौन सी हिंदी आती है? पहाड़ी हिंदी आती है। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा, जरा देखो जो जिनके पीछे लगा है, जैसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, और क्या? पहाड़ी हिंदी। मित्रों हाल ही में जो आयोग ने एक एग्जाम कंडक्ट कराया था, जो हमारी विश्वी बहनें या विद्वान साथी 2022 में अभी हाल ही में 23 तारीख को टेट या सुपर टेट जो जूनियर का पेपर हुआ था, और वहां आ गया था हिंदी में, हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां होती हैं, या आ जाता है कितनी भाषा होती है। रिजल्ट सामने 1 लाख एग्जाम्पल होंगे। आइए देखिए बोली भी कैसे होगी, 18 पता चलेगा, और यहाँ ये भी पता चलेगा हिंदी भाषा में कुल कितनी उपभाषाएं होती हैं, या भाषा को कुल कितने उपभाषा में बांटा गया है। तो याद रखना हिंदी भाषा में कुल कितनी उपभाषाएं होती हैं। तो जरा देखो, एक क्या होगा? 2, एक क्या हुआ? 3, एक क्या हुआ? 4, एक क्या हुआ मित्रों? 5 हुआ। यही जो है इन्हीं को क्या कहा जाता है? उपभाषा। हिंदी में कुल कितनी उपभाषा है? तो याद रखना 5। नोट करके हम लिख रहे हैं, नोट करके लिख रहे हैं। हिंदी में कुल 5 उपभाषाएं हैं। कुल कितनी उपभाषाएं या उपभाषा है मित्रों? 5 उपभाषाएं या उपभाषा है। गलत मत करिएगा दोस्तों, यदि एग्जाम में आ जाए तो ये। पर याद रखना मैं अभी भी बता दे रहा हूं, यदि आपसे ये पूछा जाए हिंदी भाषा में कुल कितनी भाषाएं हैं मित्रों, हिंदी भाषा में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो याद करना पाठ्य सामग्री में कईयों मिलेगा 17, पर याद रखना होते हैं कितने? 18 होते हैं। पर यदि एग्जाम हॉल में बैठे हो, यदि 17 ना हो तो 18 विकल्प का चयन करना, यदि 18 ना हो तो 17 करना, क्योंकि जानते हो आयोग भी कुछ भी कैसे क्या होता है आंसर की देने के लिए आप कुछ जाता है, पर ना तो उसके लिए आप कुछ कर सकते हो मित्रों, ना तो मैं कुछ कर सकता हूं, पर आयोग जो सही करता है वही सही होता है। जी हाँ, हिंदी भाषा में कुल 5 उपभाषाएं होती हैं, और बोलियां पूछे तो कितनी होती? 18। यदि ऑप्शन में ना हो तो 17 मित्रों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ें। जी हाँ मित्रों, तो जरा देखो अब हम एक एक पर बात करेंगे। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है राजस्थानी के अंतर्गत। तो आइए मित्रों फटाफट देखते हैं हम। जरा देखो, तो हम सबसे पहले पॉइंट करके लिखेंगे मित्रों, जरा देखिएगा क्या पॉइंट करके, कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां। क्या? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली या बोलियां, कैसे भी करके लिख लो बोली। तो याद रखना पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत जो आता है मित्रों, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो आता है एक खड़ी बोली।
क्या मित्रों? खड़ी बोली। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या होता है? कौरवी। मित्रों एक चीज हम बता देना चाहते हैं, आज जो खड़ी बोली ये मैंने यहां लिखा, खड़ी बोली ही मैं एक प्रकार से कह सकता हूं राजभाषा के रूप में गवाह है। हम कहते हैं हमारे यहाँ की हिंदी को किस भाग में दर्जा दिया गया है या इसे क्या नाम दिया गया है, तो राजभाषा का दर्जा दिया गया है। याद रखना, इसका मतलब ये हुआ, मैं बार बार कह रहा हूं, जो खड़ी बोली है ना, ज्यादातर हमारे भारतीय लोग इसको यूज करते हैं। हम कह सकते हैं हर एक शासन प्रशासन में जो भी हमारी बोली होती है खड़ी बोली होती है। गलत मत करिएगा, आएगा एग्जाम में। तो खड़ी बोली हो गया, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? कौरवी। ऐसे आता है मित्रों, जरा देखो, बुंदेली आता है। क्या आता है? बुंदेली आता है। ऐसे आता है, जरा देखो, कन्नौजी आता है। क्या मित्रों? कन्नौजी आता है। ऐसे आता है क्या? ब्रज भाषा आता है। क्या मित्रों? ब्रज भाषा आता है। और ऐसे ही आता है मित्रों क्या? बांगरू। बांगरू। और बांगरू को क्या कहा जाता है मित्रों? हरियाणवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणवी कहा जाता है। जी हाँ प्यारे साथियों, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बांगरू, याद रखना ये चीजें होती हैं। अब आपको याद रखना, यदि इसको याद भी रखना है तो कैसे याद करोगे? जरा देखो, हम कहते हैं यहाँ ब है, यहाँ ब है, तो हम कह सकते हैं इसको बी से याद कर सकते हैं, इसको के से याद कर सकते हैं, इसको बी से, इसको के से ख होता है। जरा देखो, हम यहाँ लिख दे के, है ना, के से क्या हो गया? जरा देखो, फिर बी लिख दिए, फिर के लिख दिए, फिर बी लिख दिए, ऐसे के बी एच। तो याद रखना, चाहे हम कैसे कह सकते हैं, है से हम कह सकते हैं बांगरू, जिसको हरियाणवी कहा जाता है, बी से ब्रजभाषा कहा जाता है, कैसे कन्नौजी कहा जाता है, बी से बुंदेली कहा जाता है, के यस से लिख देना खड़ी, के यस से खा होता है, के से खड़ी। तो याद करने का अपना तरीका चाहे जैसा हो सकता है, आप याद कर सकते हो। तो याद रखना, ये होते हैं जो ये बोलियां होती हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। मित्रों अब हम यहाँ एक तरफ लिख दे रहे हैं, जरा देखो, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यही बगल में हम राजस्थानी हिंदी को प्रयोग कर दे रहे हैं। जी हाँ मित्रों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए जरा, अब हम बात करेंगे मित्रों क्या? राजस्थानी हिंदी के बारे में। जी हाँ, क्या यहाँ लिखेंगे? क्या राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली क्या मित्रों? बोली। अब देखना, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है। मित्रों याद रखना, पहला जो होता हमारा क्या होता है? जयपुरी। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, जयपुरी। और आया एग्जाम में तो गलत मत करना, जयपुरी होता है। और इसी को याद रखना, क्या कहा जाता है? ढूढ़ारी कहा जाता है, ढूढ़ारी। मित्रों आ जाए तो गलत मत करना। ऐसे आता है दूसरे नंबर पर क्या? मारवाड़ी। क्या मित्रों? मारवाड़ी आता है। ऐसे आता है तीसरे नंबर पर क्या मित्रों? मेवाड़ी आता है। क्या आता है? मेवाड़ी आता है। ऐसे आता है मित्रों क्या? आता है मालवी। मालवी या क्या आता है? मेवाती आता है मित्रों। क्या आता है? मेवाती आता है। एक चीज हम बता दें, डायरेक्शन पूछा जाए तो जो जयपुरी होता है ये पूर्वी राजस्थान में प्रयोग किया जाता है मित्रों ये। पर जो मारवाड़ी होता है ये पश्चिमी राजस्थान में मित्रों। कहाँ? पश्चिमी राजस्थान में। और जो मेवाड़ी होता है मित्रों, याद रखना, पूर्वी पश्चिमी, फिर क्या होता है? उत्तरी राजस्थान में बोला जाता है। कहाँ? उत्तरी राजस्थान में। फिर जो मालवी और मेवाती होता है मित्रों, याद रखना, ये दक्षिणी राजस्थान में प्रयोग किया जाता है। कहाँ? दक्षिणी राजस्थान में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ प्यारे साथियों, याद रखना। अब इसको कैसे याद करोगे? याद करना, जैसे हम कहते हैं, आप डायरेक्शन पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते हो मित्रों, वहाँ डायरेक्शन के कुछ सवाल होते हैं। जैसे हमारा जो सूर्योदय होता है वो कहाँ होता है? पूर्व दिशा में होता है। और अस्त कहाँ होता है मित्रों? ये भी देखो,
पश्चिम में होता है और दो डायरेक्शन बनते हैं, उत्तर और क्या मित्रों दक्षिण होता है। तो याद रखना सूर्य पहले कहाँ निकलता है, पूर्व की तरफ। तो पहले नंबर पर मैंने लिखा जयपुरी, और जयपुरी कहाँ बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान। दूसरे नंबर पर सूर्य कहाँ अस्त होता है, पश्चिम में। तो याद रखना पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत हम रख दिए क्या, मारवाड़ी दूसरे नंबर पर। याद रखना उत्तर और दक्षिण बचा, और उत्तर और दक्षिण करके याद रखना जो दो भाषाएं एक में होती है मैंने उसको दक्षिण में कर दिया, और याद करना जो मेवाड़ी है वो उत्तरी राजस्थान में। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ये रही, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि हम आगे बढ़ सके दोस्तों। जी हाँ, चलो देखो अब हम बढ़ रहे हैं मित्रों आगे, कैसे बोला जाता है, कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। हम चलते हैं फटाफट। मित्रों जी हाँ, चलो अब देखो हम करते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत। जी हाँ, सौसेनी अपभ्रंश हो गया, ऐसे आता है क्या मित्रों, अर्धमागधी अपभ्रंश। तो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी हिंदी बोली जाती है, अब आपको ये पता होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। क्या मित्रों, पूर्वी हिंदी। अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे। जी हाँ, क्या पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी हिंदी आती है, पूर्वी। अब पूर्वी हिंदी में क्या आती है मित्रों, याद रखना क्या, अवधी, बघेली और क्या मित्रों छत्तीसगढ़ी। क्या मित्रों, अवधी, बघेली और क्या आता है, छत्तीसगढ़ी आता है। जी हाँ, जरा देखो गलत नहीं करना है। तो एक चीज याद रखना, जैसे मैंने कहा अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी हिंदी आती है, पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी में क्या आता है, अवधी, बघेली और क्या आता है, छत्तीसगढ़ी आता है। जी हाँ, अब जरा देखो इसके बाद आपका क्या आता है, कौन सा अपभ्रंश मित्रों, मागधी अपभ्रंश। क्या, मागधी अपभ्रंश। अब मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी हिंदी आती है मित्रों, आप जानते हो क्या, बिहारी हिंदी। क्या मित्रों, बिहारी हिंदी। तो याद रखना अब हम बात करेंगे क्या, कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली। जी हाँ मित्रों, अब बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है आप जानते हो। अब क्या आएंगी इसमें, भोजपुरी आती है, मैथिली आती है, और कोई हमारे मित्र बताना चाहें तो अपने मतों को प्रस्तुत कर सकते हो। पर एक चीज मैं बता देना चाहता हूं मित्रों, वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा मैं जल ग्रहण कर लेता हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जरा देखो इसमें क्या होता है। बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली और क्या होता है, भोजपुरी होता है मित्रों, है ना। तो देखो याद करने का तरीका बता रहा हूं दोस्तों, जरा देखो बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है, मगही, मैथिली और क्या, भोजपुरी। पर
याद रखना पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब ये सब नहीं पढ़ना कि अवधी में रामचरितमानस को भी अवधी में लिखा गया मित्रों, जिसके जो राइटर हैं, कवि हैं, गोस्वामी तुलसीदास। तो जरा देखो ये चीजें आप पकड़ ले गए। जी हाँ, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी हिंदी आती है? मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो लेकिन आपको ये भी याद करना है किस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी हिंदी आती है। आप पढ़े हो और जवाब भी देना है, जवाब जैसे आ जाए एग्जाम में जवाब वैसे देना है। फिर हम आ जाते हैं मित्रों आगे। जरा देखो क्या खस अपभ्रंश, मित्रों एक और बचा है क्या? खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश जो होता है इसके अंतर्गत कौन सी हिंदी आती है दोस्तों? तो इसके अंतर्गत क्या आती है? पहाड़ी हिंदी आती है दोस्तों। क्या? पहाड़ी हिंदी आती है। जी हाँ दोस्तों, जरा देखो, है ना, आप लोग देख लिए होंगे कि खस अपभ्रंश के अंतर्गत पहाड़ी हिंदी आती है। अब पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जैसे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये बोली आई, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत ये बोली आई, और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? याद रखना इसके अंतर्गत आने वाली बोली, है ना। इतना तो आप समझदार हैं सभी लोग। यहाँ होता है मित्रों, एक होता है कुमाऊनी होता है या कुमायूं होता है, हम कह सकते हैं। एक होता है क्या मित्रों? गढ़वाली। क्या मित्रों? गढ़वाली होता है। क्या होता है मित्रों? गढ़वाली होता है। तो गलत मत करना मित्रों, एग्जाम में कैसे प्रश्न आ जाए। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? कुमायूनी और क्या? गढ़वाली। मित्रों याद रखना, आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, लेकिन एक चीज हम बता देते हैं, जो हमारे विषय बहनें या विद्वान साथी प्रियजन हमारे दोस्त देख पा रहे होंगे, वीडियो को पूरा देखना मित्रों, नहीं तो फिर आप संशय में रह जाओगे। हम क्या करते हैं ना, गलत कर देते हैं, भगा भगा के देखते हैं, फिर समझ भी नहीं पाओगे। आपको जैसे हम ये नहीं कहते कि हमेशा पढ़ो, जैसे खाना बना रहे हो, कुछ हमारे विद्यार्थीगण बाहर तैयारी करने चले जाते हैं, खाना बना रहे हो, कुछ अन्य काम कर रहे हो, मोबाइल या लैपटॉप खोल कर रख दीजिए, देखते रहो, पढ़ते रहो मित्रों। याद रखना जिससे जिंदगी संवरनी हो, काम डेली करना हमें। तो याद रखना मित्रों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों आज की हमारी कक्षा जो है यहीं तक होगी। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, वंदे मातरम।